Students, today we will solve question number 2 and question number 5 of exercise 8.3 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is comparing quantities. So question number 2 is Kamala borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount she will pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो कमला ने क्या कर रखा है, एक बैंक से लोन ले रखा, उधार ले रखा 26,400 रुपीज़ का एक स्कूटर को बाय करने के लिए। अब बैंक किसी को अगर पैसे दे रहा है तो उस पर चार्जेस लगाएगा 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल के लास्ट में कंपाउंडिंग की जाती है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इनकी तरह ही है, ठीक है ना। तो लिखते हैं हियर प्रिंसिपल, पी से डिनोट करते हैं क्या है, ₹26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल के लास्ट में आपका इंटरेस्ट चेक कर लिया जाता है और इसे मेन मनी में प्लस कर दिया जाता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर करवाया था। टाइम पीरियड इज गिवन, टाइम इक्वल टू 2 years and 4 months। अब बेटा देखो, टाइम एक यूनिट में होना चाहिए, ईयर्स में ही होना चाहिए ना। ये 2 years and 4 months, तो 4 months को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किस में, ईयर्स में, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, है ना। तो 2 years, इसको क्या कर लेते हैं प्लस 4 months को किस में कर लेते हैं, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस हो गया कन्वर्ट। जब भी आप क्या करते हैं, मंथ्स को अगर किस में कन्वर्ट करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो 12 से डिवाइड करते हैं। तो 2 प्लस ये कितना हो गया, ये भी ईयर्स में हो गया, ये भी ईयर्स में हो गया, तो अब क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है ना। तो कितना हो गया 1/3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं 2 होल 1/3 ईयर्स, ठीक है ना। तो टाइम इतना हो गया। तो बस अब क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 रेज़ टू द पावर T, ठीक है, अमाउंट। तो देखिए बेटा यहाँ पे कितना अमाउंट है, 26,400। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 15/100 रेज़ टू द पावर 2 होल 1/3। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा रखा है जिसमें 2 होल 1/3, अगर ये दे रखा हो तो क्या करते हैं, 2 को तो एक साथ लिख लेते हैं पहले, 26,400 1 + 15/100, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। अब 1/3 रह गया, ये 1/3 रह गया, तो कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, 15/100 लिखेंगे, इसके साथ इसको क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने ये वाला बी पार्ट किया था शायद ना। यहाँ पे क्या करा था, 2 तो हमने ऊपर रख दिया था पहले वाले में, फिर 1/2 से क्या कर दिया था, नेक्स्ट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1/2 से डिवाइड कर दिया था ना, या मल्टीप्लाई कर दिया, सोच सकते हैं आप। इसको ये कह सकते हैं, या तो 3 से डिवाइड कर दिया 15 को, या कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। तो नॉर्मली आप ये सीखो ना, ये 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अगले वाले में रेट अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो अमाउंट इक्वल टू 26,400। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 3 जा और 5 20 जा, है ना। तो कितना आ गया, 1/3/20 रेज़ टू द पावर 2, ये आ जाएगा पर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 5 20 जा, तो 1 + 1/20 आ जाएगा। अमाउंट इक्वल टू 26,400, ये आ जाएगा आपका 23/20 रेज़ टू द पावर 2, ये आ जाएगा 21/20, क्योंकि 20 1 जा 20, 20 + 1 21। फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 26,400 मल्टीप्लाई बाय 23/20, 23/20, क्योंकि 2 बार है ना, 20/20, ठीक है। तो यह करते हैं, इससे इसको 0 को कट कर लेते हैं, इस 0 से भी इस 0 को कट कर लेते हैं। अब 2 से डिवाइड करते हैं एक बार, ठीक है, फिर इस 2 से कर लेते हैं एक बार, 2 से कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 66 आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं पूरा अभी सॉल्व नहीं करता, इससे आगे थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आपका हौच पौच हो जाएगा। 23/20,
ये 23 और 21, ये दोनों कट गए, ठीक है ना। अभी ये रहता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे टाइम पे मैं पूरा डिवाइड नहीं करता, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 10 बना देता हूँ बेस। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ना, लास्ट में जब सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 33, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो होता है 529, क्योंकि 23 का स्क्वायर हो जाएगा 21/10। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपको खुद से करना है, ये आप खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं तो वो 8th क्लास का स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये आपको खुद से करना चाहिए, है ना। इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है वीडियो में। 36659.7 ये अमाउंट आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे, सो टोटल अमाउंट सी, विल सी पे लिखेंगे, विल सी पे इक्वल टू ₹3665.9, ठीक है ना। ये आपको ऐसे करना था आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। वासुदेवन ने क्या किया, किसी बिजनेस में हो सकता है या बैंक में हो सकता है, कहीं भी हो, उसने क्या किया, 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और उसे कहा गया कि उसे कितना मिलेगा, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, लेकिन वो मतलब कि हर 6 महीने के बाद उसके इंटरेस्ट की क्या की जाएगी, कैलकुलेशन की जाएगी। इसका मतलब 1 ईयर में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार होगा ना, कि जैसे पहले 6 महीने हो गए, फिर अगले 6 महीने हो गए, तो 1 साल हो गया पूरा। तो 1 साल में कितनी बार कैलकुलेशन होगी, 2 बार, है ना। तभी तो 1 ईयर के लिए आपका क्या आता है, 2 हाफ ईयर्स का टाइम पीरियड आता है, ठीक है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, हेयर प्रिंसिपल इज गिवन ₹60,000, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ए पार्ट देख लेते हैं पहले, आफ्टर 6 मंथ्स, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ्स दिया गया है, तो टाइम पीरियड इसका मतलब कितना गया है, 6, यही तो दिया हुआ है ना, आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि टाइम पीरियड 6 मंथ का दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड मंथ में नहीं लिखते हम, टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6/12 ईयर्स। तो इसका मतलब कितना हो गया, ठीक है। इसका मतलब दूसरे वर्ड्स में यही तो हुआ कि उसे 6 मंथ्स के बाद कितना रुपीज़ मिलेगा। तो 6 मंथ मतलब कि हाफ ईयर के बाद तो हुआ, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है ना। तो 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो गया इतना। अब हम यहाँ पे एक वर्डिंग लिखेंगे, क्या, सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6% पर एनम आ जाएगा। और टाइम पीरियड को क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 1 हाफ ईयर आ गया, 1 हाफ ईयर। देखिए बेटा, वैसे भी आप खुद सोचो कि 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स लिखा हुआ है ना, 6 मंथ्स में उसका कितनी बार कैलकुलेशन होगा, एक ही बार तो होगा। हर 6 महीने के बाद उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो 6 मंथ्स में कितनी बार हो जाएगी, 1 बार। तो यहाँ पे सही आया हमारा बिल्कुल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरे साल का तो कितना है, 12%, और 6 मंथ्स के बाद ही वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 6 मंथ्स के बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हाफ करना पड़ेगा ना, तभी यहाँ पे ये किया जाता है। इसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया भी था। बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, है ना। तो जब भी आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर लेते हैं और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, दैट्स ऑल। अब है आपका
अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। तो P कितना है यहाँ पे 60,000, प्रिंसिपल तो सेम ही है दोनों केसेस के लिए, है ना। 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो चुका है क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और टाइम पीरियड आपका कितना हो गया 1.5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 50, तो 51 जा 50, 53/50 हो जाएगा, है ना। यही तो हुआ, 1 + 1/50 आ जाएगा यहाँ पे, तो 51 जा 3, 51 जा 50, 50 + 3 53/50, क्योंकि कट कर दिया 2 से। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 60,000, 53/50, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 से दोबारा कट कर सकते हैं, 5 12 जा 60 होता है ना, 12 5 जा 60 होता है, क्योंकि ये 1200 आ गया। तो कितना आ गया 1200 × 53, तो 2 जीरो तो वैसे ही आ गए। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 + 3 63, तो 63,600, ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। सो हम लिख सकते हैं, सो आफ्टर, क्या पूछा गया था 6 मंथ्स के बाद, सो आफ्टर 6 months he will get an amount of ₹63,600। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो हम इससे किसको माइनस कर लेते, प्रिंसिपल को माइनस कर लेते, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा था कि क्या अमाउंट उसे मिलेगा, तो 6 मंथ्स के बाद उसे 63,600 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट कह रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्रिंसिपल सेम रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। सो अब यहाँ पे बोला आफ्टर 1 ईयर, टाइम भी दिया है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि ये हर 6 महीने के बाद कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो खुद सोचो, अगर वाला रूल ना लगाएं कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो टाइम पीरियड देखो 1 ईयर दिया है ना, 1 ईयर दिया है, तो 1 ईयर में कितनी बार कैलकुलेशन होगी, पहले 6 महीने के बाद एक बार तो ये हो गया, फिर अगले 6 महीने के बाद एक बार ये हो गया, तो टोटल 2 आंसर आता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। और खुद ही सोचो ये 12% का है, हर अगर 6 महीने के बाद कैलकुलेशन है तो 12 के हिसाब से तो नहीं होगी ना, पहले 6 महीने में अगर कर रहे हैं चेक तो कितना परसेंट मिलेगा, 6 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 12% तो पूरे ईयर का है। अगर कैलकुलेशन 6 महीने के बाद हो रही है तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए करते हैं कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सो रेट इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6%, रेट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने के बाद कैलकुलेशन करो तो रेट भी तो आधे साल के बराबर करोगे ना। तो टाइम कितना हो जाएगा 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया कितने हमने 2 से, 2.5 ईयर्स। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। ठीक है, तो A इक्वल टू P कितना है हमारा 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6 अपॉन टाइम पीरियड इज 2.5 ईयर्स, तो अमाउंट इक्वल टू 60, अब 2 से डिवाइड कर देंगे 3 और ये आ जाएगा 50, तो 1 + 3/50 रेज़ टू द पावर 2, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 51 जा 50, 50 + 3 53, 53/50 रेज़ टू द पावर 2, तो अमाउंट इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 53/50 मल्टीप्लाई बाय 53/50, क्योंकि पावर 2 है तो एक्सपेंड करेंगे तो 2 बार आएगा, तो अमाउंट इक्वल टू, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, 5 से इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, 5 से इसको 12 5 जा 60 होता है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, एक जीरो बचा था, एक जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब 5 से इसको कट किया, 5 2 जा 10, 20 हो गया, 5 4 जा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 53
मल्टीप्लाई बाय 53, तो अमाउंट इक्वल टू 24, इन दोनों का प्रोडक्ट 53 का स्क्वायर, तो ये होता है 2809। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आप खुद से करिएगा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सो आफ्टर 1 ईयर वासुदेवन था ना उसका नाम, वासुदेवन would get amount of rupees 67,416. Thank you students.